नमस्कार। सुबह के 9 बज गए हैं। हाजिर हैं मैं तमाम ताज़ा और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से। संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के योगदान पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। संविधान दिवस की प्रधानमंत्री ने दी बधाई। असहिष्णुता पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। जीएसटी बिल पर प्रधानमंत्री की विपक्ष से सहयोग की अपील। तमाम मुद्दों पर चर्चा को राजी सरकार। भारत से बेहतर द्विपक्षीय संबंधों पर पाकिस्तान और नेपाल का जोर। चुनौतियों से निपटने के लिए बातचीत को बताया जरूरी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने यूरोपियन यूनियन जैसा संघ बनाने का रखा प्रस्ताव। फ्रांस की संसद ने आईएस के खिलाफ हमले की अवधि बढ़ाई। यूरोपीय यूनियन के सभी देशों से मिलेगी मदद। आज पुतिन से मिलेंगे फ्रांसवा होलांद। और नागपुर टेस्ट का दूसरा दिन। 11 रन पर 2 विकेट के आगे खेलेगा दक्षिण अफ्रीका। मकाऊ ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार संसद के दोनों ही सदनों में पहले 2 दिनों तक देश के संविधान को लेकर प्रतिबद्धता पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान संविधान निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को भी याद किया जाएगा। ये चर्चा डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती समारोह का एक हिस्सा है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसी के मद्देनजर दोनों ही सदनों में 2 दिनों तक शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चलेगा। दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने देश का संविधान स्वीकार किया था। सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस भी घोषित किया है। डॉक्टर अंबेडकर के जन्म के 125 साल पूरा होने के मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। संसद भवन पुस्तकालय में संविधान निर्माण पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 10 एपिसोड की टेलीविजन श्रृंखला संविधान की डीवीडी को भी सांसदों के बीच वितरण के लिए संसद के पब्लिकेशन काउंटर पर रखा गया है। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी श्रृंखला का निर्माण राज्यसभा टीवी ने किया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष असहिष्णुता, बढ़ती महंगाई समेत कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस पहले ही असहिष्णुता पर चर्चा के लिए नोटिस दे चुकी है। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक में सरकार ने हर मसले पर चर्चा की बात कही। प्रधानमंत्री ने सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष असहिष्णुता के मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के रुख से ऐसा ही लगता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी दलों को साथ लेकर संसद की कार्यवाही को चलाना चाहती है। सरकार ने साफ किया कि वो असहिष्णुता समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। सो कॉल्ड इंटॉलरेंस के बारे में भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। कोई छिपाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ इश्यू स्टेट्स में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स का इश्यू है, फिर भी लोग इसके बारे में चर्चा करना है तो सरकार उसके लिए तैयार है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। इस मसले पर कांग्रेस संसद में सरकार से जवाब मांगेगी। 193 में भी पहला जो इंटॉलरेंस का विषय है वो विषय ऑलरेडी हम नोटिस दिए हैं। रूल 197 में कॉलिंग अटेंशन का भी फार्मर सुसाइड और एग्रेरियन क्राइसिस वो भी हमने दिया है। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कोऑपरेशन को स्वीकार करे। इसके अलावा बाकी दल भी इस मसले पर चर्चा चाहते हैं। सीपीएम ने राज्यसभा में इस मसले पर निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए नोटिस दिया है, जिसे सभापति ने मंजूर कर लिया है। हिंसा जो देश के अंदर जो बढ़ रही है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, इसके बारे में हमने एक लाइन का एक प्रस्ताव रखा था कि राज्यसभा के अंदर ये रेजोल्यूशन राज्यसभा पारित करे। साधारण वेद से कहा जाता है कि जो टॉलरेंस है, ये सब मुद्दे अभी सब तरफ से उठे हैं। बैठक में विपक्षी दलों ने बढ़ती महंगाई और नेपाल के साथ बिगड़ते संबंधों का भी मसला उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र में 7 नए विधेयकों सहित 38 विधायी दस्तावेज पेश किए जाएंगे।
लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 11 विधेयक लंबित हैं। सरकार इस सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के साथ ही आर्थिक सुधार से जुड़े दूसरे बिलों को भी पारित कराना चाहती है। इनमें रियल एस्टेट विनियामक बिल, दिवालियापन कानून संबंधी संशोधन बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड कमर्शियल बिल शामिल हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जीएसटी पर विपक्षी दलों में सहमति बनाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। कल सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री का मुख्य जोर जीएसटी पर ही रहा। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से तमाम दलों के नेताओं से मिलकर आशंकाओं को दूर करने के लिए कहा है। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार के एजेंडे में अप्रत्यक्ष कर से जुड़ा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक सबसे ऊपर है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के मुद्दे पर विपक्षी दलों से सहयोग मांगा। उन्होंने विपक्ष को इससे जुड़ी शंकाओं को दूर करने का भी भरोसा दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री जेटली को सभी दलों से बातचीत करने को कहा है। जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा वित्त मंत्री सबसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया और किसी के मन में कुछ शंका है तो उसको दूर करने के लिए सरकार तैयार है। देश के हित में है और अन्य कानून भी देश के हित में है, इसलिए सब मिलकर ये सभी कानून सदन के द्वारा पारित करा के जनता का आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को हम लोग उसका सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि वो जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे उद्योग की बजाय कारोबार और उपभोक्ता आधारित रखना होगा। हम चाहते हैं कि जो भी बिल हो जीएसटी का वो प्रो इंडस्ट्री हो, प्रो ट्रेड हो और प्रो कंज्यूमर हो। हम खाली इंडस्ट्री की बात करें और कंज्यूमर को बुरा उस पर इफेक्ट पड़े, आप इतने टैक्स लाद देंगे। अब हम 18% क्यों कहते हैं, कैप रखो 18%। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि जीएसटी के मसले पर केंद्र को राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। संविधान का संशोधन को आपको आधे से ज्यादा राज्यों के अंदर उनकी असेंबलियों की अनुमति चाहिए। अगर वो नहीं होता और सिर्फ ये दिखावे के लिए यहाँ से आप पारित करोगे तो उसका मतलब कोई नहीं। तो राज्य सरकारों से बात करिए, उनकी अनुमति लीजिए। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने जीएसटी पर पार्टी का रुख साफ नहीं किया। जीएसटी बिल पे जब आएगा देखें क्या लाते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार हम अपनी बात कहेंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने जीएसटी पर समर्थन की बात कही है। इससे केंद्र सरकार थोड़ी राहत महसूस कर सकती है। केंद्र सरकार अगले साल 1 अप्रैल से जीएसटी प्रणाली लागू करना चाहती है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसद के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कल शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें शीतकालीन सत्र को सही तरीके से चलाने को लेकर तमाम दलों के नेताओं से चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री आवास में हुई बीजेपी संसदीय दल की कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एनडीए के घटक दलों के साथ भी सत्र की रणनीति पर चर्चा की। कुछ और अहम खबरों का रुख। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटलों, सीएसटी रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था। इस मौके पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई राजनेताओं और अधिकारियों ने मुंबई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इन हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई शहर को आतंकी हमले से निकालने में सुरक्षा कर्मियों को 60 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया था। इस आतंकी हमले में आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे सहित मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल आमिर कसाब को साल 2012 में फांसी दे दी गई थी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंकवादियों ने कल सेना के कैंप को निशाना बनाकर हमला किया। करीब 7 घंटे चली मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में एक नागरिक की जान भी चली गई। इधर सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में आतंकवादियों के ठिकाने पर छापेमारी करके बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में सुबह की शुरुआत गोलीबारी के साथ हुई। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने गोरखा राइफल्स के कैंप पर हमला बोला। हमला एलओसी से सटे सेना के शिविर को निशाना बनाकर किया गया। करीब 7 घंटे की मुठभेड़ के बाद सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया।
हमले में एक शख्स की भी मौत हो गई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। केंद्र सरकार ने आतंकियों के खिलाफ नई नीति बनाने की बात कही है। आतंकवाद को लेकर के भारत की नीति स्पष्ट है और जिस प्रकार का रूप अब आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धारण कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई सामूहिक होगी, होनी भी चाहिए और सामूहिक लड़ाई सारे देश मिलकर के लड़ें, उसके लिए एक संकल्प भी बना है, एक नीति भी तैयार हो रही है। राजनीतिक दलों ने ऐसे मसलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को उनको कबूल करनी पड़ेगी और जो कमी है पूरी करनी पड़ेगी। ये हमारे भारत की ये सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। वहीं जानकारों ने इसे पाकिस्तान की हताशा करार दिया है। बर्फ पड़ जाएगी तो इधर आना जाना बंद हो जाएगा, तो उससे पहले डेस्परेशन है और उस डेस्परेशन में जितने लोग अंदर भेज सकते हैं उसकी वो कोशिश कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्स की पूरी कोशिश है कि जैसे आज तक उनको रोक के रखा है, आइंदा उनको रोक के रखा जाए। तंगधार सेक्टर कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब है और घुसपैठ के लिए आतंकी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आईबी ने तंगधार समेत कुछ जगहों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बयान विवाद के बाद अभिनेता आमिर खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका और उनकी पत्नी का देश छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत संवेदनशीलता को पसंद करता है। उधर बीजेपी ने आमिर खान की सफाई को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे बयान देकर उन्होंने नैतिक अपराध किया है। असहिष्णुता के बयान के विरोध के बाद आमिर खान को सफाई देनी पड़ी है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि आलोचना करने वालों ने उनके विचार को सही साबित कर दिया है। उन्होंने इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि देशभक्ति के लिए उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया जो इस पूरे विवाद में उनके साथ खड़े हैं। उधर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां आमिर खान के बयान का समर्थन कर रही हैं। कहीं कहीं तो तकलीफ हुई, तो बड़ा कलाकार है जिसका तो बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है। अतुल्य भारत उनको आज असहिष्णु भारत क्यों लगने लगा? बजाय उनको गाली देने की, आलोचना करने की, बैठ करके उनको और उनके जैसे व्यक्तियों के समूह के साथ सरकार को संवाद करना चाहिए। आमिर खान जैसा संजीदा आदमी अगर कोई बात कहता है, अगर वो टेलीविजन पे आकर के शो करता है या फिल्में बनाता है, तो बात अपनी अपने घर की नहीं कहता है, बल्कि समाज की बहुत सारे तबके की, बहुत सारे लोगों की बात को संजो कर करने की कोशिश करता है। बवाल के बाद आमिर खान ने भले ही अपनी सफाई पेश कर दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसका शोर थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं बॉलीवुड भी इस मसले पर बटा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार सभी पक्षों की दलील को सुने। राहुल गांधी ने बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज की छात्राओं से कल बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। If somebody has an issue, if somebody is concerned, it's always better to talk to them and try and understand what they're saying. Just blanket attacking them doesn't give you a solution. तमिलनाडु में बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय टीम यहां पहुंच रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव TVSN प्रसाद की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, पेयजल और ऊर्जा मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। इसमें तमिलनाडु के सड़क परिवहन, राजमार्ग और स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बाढ़ से पीड़ित तमिलनाडु, पुदुचेरी ने केंद्रीय टीम भेजने की मांग की थी। इससे पहले मंगलवार को केंद्र ने तमिलनाडु को 939 करोड़ रुपए राहत के तौर पर जारी किए थे। तमिलनाडु में बीते 15 दिनों की बारिश में 176 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग बेघर हुए हैं।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर दिल्ली में सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शुरुआत की गई है। गुरु पर्व के मौके पर कल शुरू हुई इस संस्था का मकसद उद्यमियों को सिख धर्म के आदर्शों के अनुसार कारोबार में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली में सिख समुदाय से जुड़े बुद्धिजीवियों, उद्यमियों और शिक्षाविदों ने अनूठी पहल की है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। इस मौके पर राज्यसभा टीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल ने भी अपने विचार रखे। ये संस्था दुनिया भर में फैले सिख उद्यमियों को मुनाफे की जगह जनहित को ध्यान रख के कारोबार करने के लिए प्रेरित करेगी। हम गुरु ग्रंथ साहिब की और गुरु बाकी जो हैं उनकी हम टीचिंग्स को कैसे ढालें अपनी ज़िंदगी में, कैसे उसको दिमाग में रखते हुए अपने काम करें, वो मेन मकसद है। सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स सांझीवालता का एक प्रमाण होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सेवा करनी है और जो पैसा है उसको वंड छकना है, आपस में बांटना है, प्रॉफिट बांटना है। संस्था जहां स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी, वहीं छोटे कारोबार शुरू करने के लिए लोन भी देगी। आने वाले दिनों में सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दायरे में दुनिया के कई देशों को लाने की योजना है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 90 देशों से 290 फिल्में, 38 देशों के 7000 डेलीगेट्स। चलिए फिल्मों के महासंगम में हमारे साथ। सीधे गोवा से फिल्म फेस्टिवल का हाल 30 नवंबर तक हर रोज सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. भारत से बेहतर रिश्तों के लिए पाकिस्तान और नेपाल ने वार्ता पर जोर दिया है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि दोनों देश समग्र वार्ता के जरिए ही चुनौतियों से निपट सकते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने यूरोपियन यूनियन जैसा संघ बनाने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बुधवार को अ ड्रीम ऑफ आवर वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर पर सेमिनार हुआ। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि भारत से बेहतर रिश्तों को लेकर पाकिस्तान में आम राय है। You would agree with me that peace is in our mutual interest. And in order to achieve peace, we need to talk to each other. Because unless we talk to each other, we cannot settle our problems, we cannot overcome our challenges. कार्यक्रम में नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय भी मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि नेपाल में संविधान पर गतिरोध जल्द खत्म होगा। तो भूकंप के बाद में भारत और नेपाल की जो सामान्य जनता के बीच में ऐसा हमने किसी वार्मनेस पाया है, हार्ट टू हार्ट बिटवीन द टू सिटीजन्स ऑफ द और दिस फ्रेंडली कंट्रीज, तो ये देश कभी भी इसको देखिए इधर उधर नहीं होने देगा, हमें विश्वास है।
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने सार्क के देशों के बीच यूरोपीय यूनियन जैसा संघ बनाने की बात कही। एक ऐसा जैसे यूरोपियन यूनियन है, इसी तरह का एक यूनियन सा हो जाए, अपना अपना सब कुछ रहे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ये रहे अपने अपने मुल्कों में, बाकी जो है तो सब मिल के आपस में करें। कार्यक्रम में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस खलील रामाडे ने भारत और पाकिस्तान के शांतिपूर्ण रिश्तों पर जोर दिया। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पहल में शामिल होने के लिए 100 देशों से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया है। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने साझा रूप से ये निमंत्रण भेजे हैं। 30 नवंबर से पेरिस में शुरू हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सौर ऊर्जा पहल की शुरुआत होगी। इसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा था। इसके तहत सौर नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी बनेगी। भारत ने साल 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। फ्रांस की संसद ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पेरिस हमले के बाद फ्रांस ने आईएस के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने संसद को बताया कि यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सैन्य सहायता का वादा किया है। फ्रांस ने अब तक आईएस के खिलाफ 300 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। फ्रांस ने भूमध्य सागर में युद्धपोत भी तैनात किया है। उधर पेरिस में कल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के बीच मुलाकात हुई। होलांद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलने वाले हैं। Le 13 novembre a changé la donne. Une riposte à la mesure de l'agression que nous avons subie s'est imposée. Il n'y a pas d'alternative. Nous devons anéantir Daesh. रूस ने तुर्की की तरफ से लड़ाकू विमान गिराने को उकसावे की कार्रवाई बताया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल तुर्की के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने तुर्की के खिलाफ युद्ध से इनकार किया, लेकिन रिश्तों पर असर पड़ने से इनकार नहीं किया। इस बीच विमान के बचाए गए रूसी पायलट ने कहा कि उसे कोई चेतावनी नहीं दी गई, जबकि तुर्की का दावा है कि उसने रूसी पायलटों को 10 बार चेतावनी दी थी। इस घटना के बाद रूस ने सीरिया में एयर डिफेंस मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है। उधर तुर्की ने कहा है कि वो विवाद बढ़ाना नहीं चाहता है। Серьезные сомнения в том, что это был непреднамеренный акт. Это очень похоже на спланированную провокацию. Об этом говорят и репортажи, которые вы и ваши коллеги делаете, показывая видеоряд заранее подготовленный. Hiç kimse bizden sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve tepkisiz kalmasını beklememelidir. गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक तरफ दुनिया भर की फिल्में देखने का मौका मिलता है, तो दूसरी तरफ इसी दौरान चलने वाला फिल्म बाजार फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शन की नई संभावनाएं पैदा करता है। इस आयोजन ने कई नई उम्मीदों को जन्म दिया है। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का महत्व बढ़ता जा रहा है। दक्षिण एशियाई देशों का मुकाबला करने के लिए एनएफडीसी पिछले 9 साल से फिल्म बाजार का आयोजन कर रहा है। भारत में फिल्म व्यवसाय की इच्छुक अनेक विदेशी कंपनियां अपने प्रतिनिधि को यहां भेजती हैं और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। भारत के मशहूर फिल्म मेकर भी इसमें उत्साह से हिस्सा लेते हैं। एनएफडीसी जो काम कर रही है स्पेशली फॉर यंग फिल्म मेकर्स, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और एनकरेज कर रही है। बदलाव आ रहा है, फिल्में बदल रही हैं, फिल्म मेकर बदल रहे हैं और नई कहानियाँ, नया सोच आ रहा है। पहले तो ऐसा लगता था यार ये फिल्म बाज़ार जो है शायद समय से कुछ 1 साल पीछे जा रहा है। मैं 3-4 साल पहले ये मेरा रिएक्शन था, ये फिल्में अभी क्यों मतलब पुरानी। अभी ऐसा नहीं है। यहाँ होने वाले अनेक विचार सत्रों में फिल्म वितरण, स्वतंत्र सिनेमा के लिए सुविधाएं और न्यू मीडिया सहित फिल्म निर्माण के अवसरों को आसान बनाने पर चर्चा हुई। There are a lot of filmmakers and they face a lot of challenges for permissions and bringing all the government legislation, regulations into not only understanding it but fulfilling it.
So a film facilitation office would be a great place to start. बीते 9 सालों में एनएफडीसी ने अनेक नए फिल्मकारों को फिल्म बाजार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और वितरकों तक पहुंचाया है। यही वजह है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इसमें शामिल होना चाहते हैं। इरफान, राज्यसभा टीवी, गोवा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बुधवार को गुरु पर्व की छुट्टी होने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मेले का आनंद उठाते दिखाई दिए। इस मौके पर टेकमार्ट पेविलियन में मिस हेरिटेज इंडिया पूजा बिमराह ने बेरोजगार युवकों के लिए अपना उद्योग शुरू करने पर जोर दिया। पूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के जरिए लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। I think that is very important for me also to know or you also to know and इसी चीज़ की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ विजिट करने के लिए। बात खेल की दुनिया की। नागपुर टेस्ट का आज दूसरा दिन है। दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट पर 11 रन से आगे खेलेगा। टीम इंडिया के गेंदबाजों का जोर मेहमान टीम के सभी विकेट लेकर मैच में बढ़त बनाने पर होगा। पहला दिन भी गेंदबाजों के नाम रहा। टीम इंडिया की पहली पारी 215 रनों पर सिमट गई। इसके बाद खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को अश्विन और रवींद्र जडेजा ने 2 शुरुआती झटके दिए। दुनिया में मिल्कमैन के नाम से मशहूर और भारत की दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है। श्वेत क्रांति के जरिए लाखों किसानों की जिंदगी संवारने वाले वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को मद्रास में हुआ था। उन्होंने 1948 में अमेरिका के मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और उसके बाद वो भारत आ गए। कुरियन KDCMPUL के मैनेजर बने, जो आज अमूल के नाम से मशहूर है। उन्होंने 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की और 34 साल तक इसके अध्यक्ष रहे। कुरियन को पद्मश्री, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, कृषि रत्न और कार्नेगी वॉटलर विश्व शांति पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। और इस बीच आपको बैडमिंटन से जुड़े एक अहम खबर भी बता दें। भारत के 3 शटलर मकाओ ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। PV सिंधु ने टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच में दक्षिण कोरिया की किम ह्यो मिन को हराया और दूसरे दौर में प्रवेश किया। अन्य मुकाबलों में भारत के HS प्रणॉय और V साई प्रणीत भी पुरुष एकल वर्ग के अपने अपने मैच जीतने में कामयाब रहे। हालांकि अजय जयराम और ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को पहले दौर में हार कर बाहर होना पड़ा है। 9वें वरीय जयराम को चीन के लिन गुइपू ने 21-11, 21-17 से मात दी, जबकि ज्वाला अश्विनी की जोड़ी यूको फुकुशिमा और सयाका हिरोता की जापानी जोड़ी से 16-21, 15-21 से हार गई। साइना नेहवाल मकाओ ओपन में भाग नहीं ले रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से। संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। संविधान दिवस की प्रधानमंत्री ने दी बधाई। असहिष्णुता पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। GST बिल पर प्रधानमंत्री की विपक्ष से सहयोग की अपील। तमाम मुद्दों पर चर्चा को राजी सरकार। भारत से बेहतर द्विपक्षीय संबंधों पर पाकिस्तान और नेपाल का जोर। चुनौतियों से निपटने के लिए बातचीत को बताया जरूरी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने यूरोपियन यूनियन जैसा संघ बनाने का रखा प्रस्ताव। फ्रांस की संसद ने IS के खिलाफ हमले की अवधि बढ़ाई। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों से मिलेगी मदद। आज पुतिन से मिलेंगे फ्रांसवा ओलांद। और नागपुर टेस्ट का दूसरा दिन 11 रन पर 2 विकेट के आगे खेलेगा दक्षिण अफ्रीका। मकाओ ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में PV सिंधु और HS प्रणय।